अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब आपके लिए नई स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। और जैसा कि आप सबसे कहा था कि अभी मैं जो है फ़िलहाल कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ शेयर करूँगी जो कि एक ही किस्त में या 2 से 3 किस्तों में मुकम्मल हो जाएँ। तवील नावल अभी कोई शुरू नहीं करूँगी। आप सबकी बहुत सारी फ़रमाइशें मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। कोशिश करूँगी कि कोई अच्छा नावल जो है वो सिलेक्ट कर सकूँ। आप सबकी फ़रमाइशों में से ही कोशिश करूँगी कि अच्छा नावल सिलेक्ट कर सकूँ और उसके लिए मुझे जो है वो थोड़ा वक्त दरकार है ताकि मैं नावल को थोड़ा सा, बहुत मुकम्मल तो मैं नहीं पढ़ सकती लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत जायज़ा लेकर अच्छी कहानी का इंतखाब करूँ ताकि मेरे साथ साथ आप सब भी जो है वो बोर ना हो। तो चलिए आज की कहानी की बात हम करते हैं। तो ये एक लिसनर की फ़रमाइश है जो मुझसे कई बार बहुत से नावल्स की फ़रमाइश कर चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इनकी कोई भी फ़रमाइश पूरी नहीं कर सकी। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने कोशिश बहुत की थी लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से मैं इनकी फ़रमाइश पूरी नहीं कर पाती हूँ। तो हमिंग गर्ल आपने फ़रमाइश की पहले एक नावल की एक जहाँ और भी है बाय रज़िया फ़सीह अहमद। मुझे इसकी PDF फ़ाइल जो है नहीं मिली। इसके अलावा आपने एक नावल की फ़रमाइश की गुलहरी बाय तहरीम अरशद। तो इसको भी मैंने सर्च किया लेकिन मुझे इसकी PDF फ़ाइल जो है वो नहीं मिली है। इसके अलावा आपने जिस नावल की फ़रमाइश की है तो जनाब वो मुझे मिल गया है, तो वही शेयर कर रही हूँ आपकी फ़रमाइश पर। तो आज का जो नावल है उसकी फ़रमाइश जो है हमसे की है हमिंग गर्ल ने और कहानी का नाम है खुशबू का सफ़ीर बाय आसिया मिर्ज़ा। और इसकी आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 1 और ये एक शॉर्ट नावल है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 एक साथ या ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक साथ होंगी इसकी। तो चलिए बढ़ते हैं। राइटर अच्छी हैं, यकीनन कहानी भी अच्छी होगी। दौलत के बगैर इंसान कुछ नहीं है। रुपया ही उसकी आँख है, रुपया ही उसकी नाक, रुपया ही इसके हाथ, रुपया ही इसके पाँव। कोई पाँव के बगैर चल सकता है, कोई आँख के बगैर देख सकता है। आपके हाथ में रुपया हो तो दुनिया आपके कदमों में है, अगर आपके पास रुपया नहीं तो आप दुनिया के कदमों में हैं। एक मुफलिस की कहानी 3 लफ्ज़ों में बयान की जा सकती है। वो दुनिया में आया, उसने ज़िंदगी गुजारी और फिर मर गया। गरीब का बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा, ज़िंदगी के ये तीनों दौर उसके लिए अज़ियतनाक हैं। न बचपन में प्यार, न जवानी में दाद, न बुजुर्गी में इज़्ज़त। गुर्बत आपको ज़रा सी इज़्ज़त भी नहीं दे सकती, ज़रा सी इज़्ज़त। वो क्लासिकल अदब का पीरियड लेकर बाहर निकली तो ये लफ्ज़ उसके कानों ने सुने। पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं थी कि वो तो बिना देखे उसकी सांस तक पहचान लिया करती थी। आज एक भी पीरियड अटेंड नहीं किया था उसने। सुबह से क्लासरूम की दीवार से टेक लगाए वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। क्यों करता है वो ऐसी बातें? हालात आज तो ऐसे नहीं हुए, गुर्बत आज तो नहीं देखी। ये तो हमेशा से हमारी सांस से सांस लेती आ रही है। अब तक तो समझौता हो जाना चाहिए था। हर रोज़ तड़पने से क्या हासिल है? उस शख्स की तलखी और मेरी सोच, क्या कभी किनारा होगा इन दोनों का? मुझे बहरहाल किनारा चाहिए, जब भी मिले उसी शख्स के साथ जहाँ ये किनारा करेगा, मुझे भी वहीं रुकना है। उसने यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलते हुए एक बार फिर पलट कर देखा था, जहां वो अभी तक उसी अंदाज से अपने दोस्तों के साथ खड़ा एक नया सिगरेट सुलगा रहा था। जिस वक्त वो घर पहुंची 2:45 हो रहे थे। प्रेशर कुकर की शू शू में बसी चने की दाल की खुशबू पर उसने दरवाजे पर ही नाक चढ़ा ली थी। आपा ये क्यों पकाई है? वो वहीं से चीखती हुई अंदर आई थी। कभी तो आते हुए सलाम कर लिया करो, दरवाजे पे ही शुरू हो जाती हो। ये क्यों पकाया, वो क्यों पकाया? आपा ने अपने कपड़े इस्त्री करते हुए उसे लताड़ा था। तो आप कोई अच्छी चीज़ क्यों नहीं पकाती? सैंडल का स्ट्रैप खोलते हुए उसकी अभी तक एक ही रट थी, चूल्हा बंद करके आओ, पक गई होगी। वो उसके एतराज़ को ज़रा भी खातिर में नहीं लाई थी। अल्लाह करे जल गई हो। वो पाँव पटक कर किचन की तरफ जाते हुए बोली, सुबह यूनिवर्सिटी जाओ तो अम्मा को जाने की जल्दी, वापस आओ तो आपा गायब। इतनी अफरा तफरी क्यों है हम तीनों की ज़ात के अंदर? इतनी दौड़ धूप, इतनी मेहनत, फिर भी खाली हाथ। सारा दिन पैसे के लिए एक दूसरे की शक्लों को तरसते रहो, दामन फिर भी खाली। यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए कुछ नहीं खाया क्योंकि किराए के लिए पैसे बचाने थे। इस सड़ी हुई दाल से तो अच्छा था वहीं से कुछ खा लेती, फिर भले पैदल आना पड़ता। वो प्रेशर का ढक्कन खोलते हुए मुसलसल किलस रही थी। अपनी जलती हुई सोच पर उसका ध्यान गैर इरादी तौर पर उसके सुलगते हुए लफ्ज़ों में उलझ गया था। मैं दावे से कह सकती हूँ कि मैं यानी मरियम इफ्तिखार 100 में से 80% उस शख्स जैसी बन चुकी हूँ। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। वो अपनी इस बेतुकी सोच पर खुद ही हंस पड़ी थी।
कभी कभी मैं तुम्हारे बारे में मशकूक होने लगती हूँ। उसे अकेले अकेले हंसते देखकर आपा ने सहन में पेशन के सामने खड़े होकर अपनी चोटी में बल डालते हुए कहा, कितना मज़ा आता है ना जब कोई हमारे बारे में मशकूक हो। किचन से उसके दोबारा खिलखिलाने की आवाज़ आई थी। तुम जब हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कंघी से बाल निकालते हुए बोली। थैंक यू। वो प्लेटों में चावल निकालते हुए मुस्कुराई थी। जाना नहीं है क्या? आज तो बहुत तसल्ली है आपके अंदाज में। जाना है भाई, तुम जल्दी से खाना निकाल दो, मैं वाकई लेट हो रही हूँ, वो अपनी चादर बाहर तार पर डालकर आते हुए बोली। कैसी अजीब बात है आपा, हम तीनों रोज़ाना अपने अपने मामूल का फ़िक्रा दोहराते हैं। मैं रोज़ाना वापसी पर यही कहती हूँ कि क्या पका लिया, और आप बाकायदगी से इस वक्त तैयार होते हुए कहती हैं आज तो मैं वाकई लेट हो गई हूँ। और अम्मा बिला नागा घर में कदम रखते ही कहेंगी आज तो बहुत गर्मी पड़ रही है भाई। उसने अम्मा के अंदाज़ की इस खूबसूरती से नकल उतारी थी कि आपा बेसाख्ता हंस पड़ी थी, और वह हस्बे मामूल संजीदा थी क्योंकि वह अपने मजाक पर कभी नहीं हंसती थी। कितनी लड़कियां सुघड़ बनी हैं आपके हाथों, वो बात का रुख बदलते हुए पूछने लगी। एक भी नहीं, वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। सुई भी सीधी पकड़ लें तो बड़ी बात है। मैं तो उन सबसे इल्तिजा करती हूँ कि अगर कोई पूछे कि ये हुनर किससे सीखा है तो खुदा के वास्ते मेरा नाम मत लेना, आपा ने हंसते हुए कहा। वो इंडस्ट्रियल होम में एम्ब्रॉयडरी टीचर थी। 3:30 बज गए हैं, आज तो आप वाकई लेट हो रही हैं आपा। अब जाएं, मैं भी कुछ देर आराम करूँगी, फिर शाम तो बच्चों में ही गुजर जाती है, और आज तो मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। वो उनके पीछे दरवाज़ा बंद करने के इरादे से आते हुए बोली। दवा खाकर चाय पी लेना, थोड़ी देर तक मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहना है। बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएं तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। अम्मा को दरवाज़ा खुला मिले तो गुस्सा होने लगती हैं। वो उसे रोज़ाना की हदायत देते हुए बाहर निकल गईं। उसके होने का यकीन जब हम सफ़र बन जाएगा, देख लेना दश्त में भी एक घर बन जाएगा। यूं तो दोनों ही शनासा हैं जनों के वस्फ से, बेदिली यूं है कि ये सब दर्द सर बन जाएगा। सुबह दम उसका बदन था मेरी खुशबू का सफ़ीर, कब गुमा था वस्ल इतना मौत पर बन जाएगा। उसने आखिरी शेर जिस गंभीरता से पढ़ा था, उसे सुनकर सामने खड़ी के हाथ से मारे बौखलाहट के किताबें छूटकर नीचे गिर पड़ी थीं। क्या हुआ? आमना ने शरारत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इंतहाई बदमाश आदमी से दिल लगाया है मैंने, वो नीचे बैठकर किताबें उठाते हुए बड़बड़ाई थी। ये तो वाकई ठीक कहा तुमने, बंदा दिल लगाए तो छान फटक कर लगाए। वो भी उसके साथ किताबें उठाते हुए मज़ीद जलती पर तेल छिड़कने लगी। वाह यार, कमाल है भाई, यूं ही से अशार में भी जान डाल देते हो तुम, अजमल ने सर धुनते हुए कहा। बहुत बाज़ौक़ इंसान हो तुम, वरना लोगों को तो अशार सुनकर जान के लाले पड़ जाते हैं, समझ में ही नहीं आते। उसने दिलचस्पी से उसकी एक एक हरकत नोट करते हुए अजमल की तरफ देखा। आप लोगों को बदज़ौक़ ही रहने दीजिए, वो उसी में खुश हैं, आमना ने अपनी सहेली की तरफदारी में तिल मिलाते हुए जवाब दिया। हाँ, तुम्हारे ज़ौक़ को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बाबर अली की दीवानी। उसने निशाने पर तीर मारा था कि दूसरी तरफ अच्छा खासा दर्द उठा था। देखो, मैं उसके खिलाफ एक भी बात नहीं सुनूंगी, समझे तुम, वो लाल पीली होते हुए बोली। तुम क्या जानो आला ज़ौक़ होता क्या है, तुम्हारे जैसे बंदे को तो कोई पसंद नहीं कर सकता। वो तंज़िया अंदाज में सर से पाँव तक उसकी तरफ देखते हुए बोली। खुदा के वास्ते आप मुझे अपने आला ज़ौक़ की लिस्ट में लाइएगा भी मत, ख्वामखा बद से बदनाम बुरा वाली बात हो जाएगी। वो बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। फॉर गॉड सेक, कभी तो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाया करो, हर बात में बेचारी के पीछे पड़ जाते हो। वो दिफाई अंदाज में आगे बढ़ते हुए बोली। ये बेचारी है, इस जैसी बेचारियां दुनिया में 4 और आ जाएं तो क़यामत दूर नहीं। वो हरगिज़ भी उसे बेचारी मानने को तैयार नहीं था। हाँ, और जब क़यामत आएगी तो पहला पहाड़ तुम पर ही टूटेगा, वो बहुत पुरसकून अंदाज में कहते हुए उठी और कपड़े झाड़ते हुए पीछे पलट गई। रुको तो, वो पहाड़ कहीं तुम्हारे जैसी किसी बेचारी का ही ढाया हुआ ना हो, वो बोलते हुए उसके पीछे लपका था। बेफिक्री एक बहुत बड़ी नेमत है इस दुनिया में। वो जो बहुत दिलचस्पी से उन दोनों को आगे पीछे जाता हुआ देख रही थी, उसकी बात पर चौंक कर मुड़ी थी। हाँ, और ये नेमत हर इंसान को हासिल हो सकती है अगर वो चाहे तो, तानिस्ता नज़रें उससे चुराते हुए बोली। बेफिक्री लाशऊरी होती है, शऊरी नहीं। नेमत मिलती है, बिकती नहीं। मेरी हज़ारों ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश तुम्हारी बेफिक्री है। काश तुम भी आमना जैसी होती, पूरे डिपार्टमेंट में बरमला ये बात कहती, मैं बाबर अली से शादी करूँगी। कैसी चुलबुली सी शौक़ी है उसके अंदर, कभी तुमने महसूस किया? मैंने उसकी आंखों में कभी हसरत नहीं देखी। काश कभी ऐसा हो कि तुम। बस करो, मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि मुझे उस जैसा नहीं बनना। मुझे बाबर अली से शादी नहीं करनी,
مجھے اپنی ذات کے اندر رہنے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میری ذات کے اندر کیا ہے؟ مفلسی۔ وہ تڑک اٹھا تھا۔ مجھے مفلسی دے دو۔ میرے پاس غربت کے دکھ ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تم مجھے غربت کے دکھ دے دو۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، کیا کرو گی اتنی مفلسی کا؟ وہ بہت مدھم لہجے میں بولا تھا۔ تم یہ دونوں چیزیں مجھے دے دو، میرا وعدہ ہے میں یہ تمہیں واپس نہیں لوٹاؤں گی۔ ایک بار پھر سوچ لو، بہت آبلا پائی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وعدہ سوچے سمجھے بغیر نہیں کیا جاتا، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایک وعدہ مجھے بھی تم سے کرنا ہے۔ کیا؟ اس نے بہت آس سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں سجے ہوئے ایک ایک خواب کو تعبیر میں بدل دوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو تمہاری آنکھ کا خواب بھی نہیں بنوں گا۔ میں ابھی نہیں جانتا کہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں مجھے کتنا وقت لگے گا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بغور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش، اس کی پلکوں کی اٹھتی گرتی لرزش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ مجھے آسائشات کی خواہش ہے؟ تم مجھ پر وہ احسان کیوں کرنا چاہتے ہو جس کی مجھے خواہش نہیں وجدان؟ میں نے اپنی زندگی میں جتنی آسائشیں دیکھی ہیں، میں صرف ان کو ہی جانتی ہوں۔ میں نہیں جانتی اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا آسائشات ہیں، اور میں جاننا چاہتی بھی نہیں۔ دنیا چاند پر جاتی ہے، مجھے نہیں جانا۔ مجھے زمین پر کھڑے ہو کر چاند دیکھنے کی خواہش ہے۔ دنیا کو دولت سے محبت ہے، مجھے نہیں ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے وجدان، تم سے۔ وہ اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ ایک واقعہ سناؤں تمہیں؟ کچھ دن پہلے ٹی وی پر ایک فلمی پروگرام میں میڈم شمیم آرا نے کمپیئر کے ایک سوال کے جواب میں کہا، میں نے سعود کے ساتھ میرا کے بجائے ریما کو کاسٹ کیا ہے۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری یہ بے تکی مثال مجھے ذرا بھی پسند نہیں آئی، لیکن بہرحال میں اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ ایک ایکٹر کے بدل جانے سے فلم تو مختلف نہیں ہو سکتی، لیکن ایک انسان کے مل جانے سے زندگی ضرور مختلف ہو سکتی ہے، اور یہ اتنا سا فرق ہی میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ وہ کتابیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ گھر جا رہی ہو؟ وہ اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں، آج مجھے جلدی جانا ہے۔ میں چھوڑ آؤں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی جانا ہے۔ وہ بڑے مصروف انداز میں اسے چھیڑ بیٹھی تھی۔ اچھا تو پھر پوائنٹ سے چلی جانا۔ وہ بڑے آرام سے اس کا طنز پی گیا تھا۔ میں نے تمہاری بائک کی شان میں گستاخی کی ہے، حسب معمول ڈانٹو گے نہیں؟ نہیں، آج تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو، اس لیے آج تمہاری سب گستاخیاں معاف۔ وہ جلتے ہوئے سگریٹ کو پاؤں تلے مسلتے ہوئے بولا تھا، اور نظریں بددستور اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ جو کل تم نے مجھے افسانوی ادب کے نوٹس دیے تھے نا، وہ آمنہ کے پاس ہیں۔ میرے جانے کے بعد تم اس سے لے لینا، خواہ پوری کلاس کو بانٹتی پھرے گی۔ وہ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ جی بہتر، لے لوں گا۔ کچھ اور؟ وہ انتہائی مؤدب انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے اس انداز پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ پہلی دستک پر ہی بھابھی نے دروازہ کھول دیا تھا، اور سامنے اسے کھڑا دیکھ کر وہ ناراض ہونے لگی تھیں۔ آج پورے 2 گھنٹے لیٹ آئے ہو تم، کہاں رہے اتنی دیر؟ میں کب سے دروازے پر کھڑی تھی۔ آئے دن کے ہنگامے پیچھے دل ہولتا رہتا ہے میرا، سیدھے گھر آیا کرو، چاہے پھر چلے جاؤ۔ وہ چپل گھسیٹتے ہوئے کچن کی طرف جاتے ہوئے بولیں۔ ان کے لہجے میں چھپی فکرمندی محسوس کر کے وہ طمانینت سے مسکرا اٹھا تھا۔ بائک کو سین میں کھڑا کرنے کے بعد وہ سیدھا بھائی کے کمرے کی طرف گیا تھا، اور حسب معمول نہایت خاموشی سے پینٹ کی جیب سے دوائیاں نکال کر میز پر رکھیں اور باہر نکل آیا۔ کیا پکا رہی ہیں؟ اس نے ہلکے سے کچن کا دروازہ بجاتے ہوئے پوچھا۔ وہی۔ وہ نہایت اطمینان سے مسکرائی تھیں۔ اس وہی سے جان کب چھوٹے گی؟ بھابھی، آپ مینیو بدل نہیں سکتی؟ بدل سکتی ہوں بھیا، بشرط یہ کہ تم دونوں بھائی بھی بدل جاؤ۔ ایک 4 بجے آ رہا ہے تو دوسرا 5 بجے۔ یہ نہ پکانے کا وقت ہے اور نہ کھانے کا۔ تم لوگ اپنے روٹین بدلو، میں مینیو بدل لوں گی۔ بھابھی نے چولہے پر توا چڑھاتے ہوئے بہت سکون سے جواب دیا تھا۔ کبھی کبھی بہت جی چاہتا ہے آپ کو اماں کہہ کر پکاروں۔ آپ بالکل اماں کا روپ دھار چکی ہیں، وہی ڈانٹ، وہی پیار۔ انہیں بھی ایسی ہی فکریں لاحق ہوتی تھیں۔ یہ وقت گھر پر آؤ، وقت پر کھانا کھاؤ۔ ایک بار تو کھانا نہ کھانے پر اچھی خاصی دھنائی ہوئی تھی میری، بس اتنا ہی کہا تھا یہ کیوں پکا لیا، بس پھر نہ پوچھیں کیا کیا کھانا پڑا مجھے۔ کوئی گزری بات یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ستارہ بن گئی تھیں۔ اس کی بات پر ان کے اندر کی کوئی محرومی مچل کر آنکھوں میں چھلک آئی تھی، جسے انہوں نے چھلکنے سے پہلے صاف کر دیا تھا۔ میں ماں نہیں بن سکی، مگر ماں جیسی تو بن سکتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے، کہا ہے، مانا ہے۔ میں نے کبھی کہا تو نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ تم مجھے ماں کہہ کر پکارو،
उन्होंने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर माथे पर बोसा देते हुए कहा, अम्मा। वो उनके गिर्द अपनी बाहें फैलाते हुए लाड से बोला, ये आंसू नहीं चाहिए। वो कहते हुए उनकी आंखें साफ करने लगा। तुम बैठो, मैं खाना निकालती हूँ, उन्होंने पलटते हुए बहुत आहिस्तगी से कहा। और अभी वो खाना खा ही रहा था जब भाई आ गए। अभी आए हो क्या? उन्होंने उसे इस वक्त खाना खाते देख कर पूछा। जी। जवाब इंतहाई मुख्तसर था। जल्दी घर आया करो अभी, फिर तुम्हें जाना है। पल के पल घर आते हो और फिर गायब। मेहनत ज़रूर करो मगर खुद पर जुल्म मत करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी बात करते हुए वो ज़रा सा खांसे थे और उसके हलक में नवाला फंसने लगा था। एक पल में वो उनके करीब पहुंचा था। आपसे कितनी बार कहा है बाइक ले जाया करें, यूँ इतनी दूर से बसों की ख्वारी, मगर आप नहीं मानते मेरी बात। थकन बढ़ जाती है इस तरह भाई। वो फिक्रमंदी से उनकी तरफ देखते हुए बोला। भाई के चेहरे की जर्द रंगत, आंखों के गिर्द गहरे होते हुए स्याह हल्के देखकर उसके अंदर की वहशत बढ़ने लगी थी। बाइक चलाने की अब हिम्मत नहीं है, खौफ आने लगता है बेटा। न जाने किस वक्त तबीयत बिगड़ जाए, अकेला आदमी क्या कर सकता है। उनका लहजा खुद ब खुद धीमा होता जा रहा था। वो उसके सामने कम से कम इस मौजू पर बात करते थे। वो बेहद जज्बाती था। उनकी बीमारी उसके अंदर को भी तारीक कर रही है, ये बात वो अच्छी तरह जानते थे। बार बार इस बात का इजहार उन्हें तकलीफ़ पहुंचाता था। वो चंद लम्हे खामोशी से उनका जर्द पड़ता चेहरा देखता रहा, फिर उसी खामोशी से उठकर वो बाइक बाहर निकालने लगा। पुनल, अभी मत निकलो, चाय पीकर जाओ, बना रही हूँ मैं, भाभी ने उसे बाहर निकलते देखकर कहा था। तलब नहीं है अम्मा। उसकी निहायत धीमी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पाई थी। अभी तो एकेडमी का टाइम नहीं हुआ है। भाई की बात पर उसके कदम सुस्त पड़ने लगे थे। आज मुझे जल्दी जाना था। मज़ीद ट्यूशन्स ले ली हैं क्या? उन्होंने बगौर उसकी तरफ देखते हुए सवाल पूछा था। कुछ ऐसा ही है। आज 9 बजे आऊँगा मैं, इस बार फिर उसने आहिस्तगी से जवाब देते हुए कहा और बाहर वाले दोनों दरवाजे खोलकर बाइक निकाली। दरवाज़ा बंद कर लें अम्मा, बाइक स्टार्ट करते हुए उसने भाभी को पुकारते हुए कहा था और दरवाज़ा बंद होने से पहले तक उसकी बाइक गली के मोड़ तक पहुँच चुकी थी। वो कैंटीन से वापस डिपार्टमेंट पहुंची थी कि आमना ने उसे मतवज्जा किया। उसने हैरान होकर देखा। सामने का मंजर वाकई उसका खून खौला देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि उसकी नज़रों के बिल्कुल सामने क्लास की मिस डिपार्टमेंट इंतहाई तंग स्लीवलेस शर्ट पहने वजदान के बेहद करीब बैठी थी। कलेजे में आग इस वजह से भी लगी थी कि उसका नाजुक हाथ वजदान के हाथों में था। आन वाहिद में वो उन दोनों के करीब पहुंची थी। उफ़ मरियम, तुम कहाँ थी इतनी देर से? देखो तो वजदान ने मेरे बारे में हर्फ बहर्फ सच बताया है। ये कि मेरी आदत क्या है, मेरी सोच कैसी है, और यह भी कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। नताशा ने उसकी तरफ देखते हुए निहायत खुशी से कहा था। हाँ, दूसरों के मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ ये खूब किया करते हैं, उसने ज़ुमानी लहजे में कहते हुए नताशा के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त अंदरूनी खुशी से मज़ीद गुलाब बन गया था। पता नहीं क्या कह बैठा है इससे। उसके जले कटे लहजे पर वजदान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट खेल गई थी। तुमने कभी इसे अपना हाथ दिखाया? उसका इश्तियाक तो कम होने में नहीं आ रहा था। नहीं, लेकिन लगता है हाथ दिखाना ही पड़ेगा, उसने एक बार फिर जुमानी अंदाज में कहा था। इस दफ़ा वजदान अपना कहकहा नहीं रोक सका। फ्यूचर का इतना खूबसूरत नक्शा खींचा है। वो बहुत पुरजोश थी। किस्मत चक्कर की तरह बदलती है, लकीरों का क्या एतबार, आज नहीं कल मिट गई, उसने बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए कहा। लकीरों का ना सही, इंसानों का तो एतबार होता है ना, उसने एक अदा से बाल झटकते हुए कहा। बात एतबार तक पहुंच चुकी है, उसने कड़ी नज़रों से वजदान की तरफ देखा। इस वक्त से खामोश आमना की खीखी शुरू हो गई थी। उफ़ नताशा, बहुत खूबसूरत शर्ट पहनी है तुमने, क्या खुद पेंट की है? ज़रा दिखाओ तो, आमना ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा था। हाँ, मैंने खुद डिज़ाइन की है, दूसरों के बनाए डिज़ाइन मुझे तो पसंद नहीं आते, मैं हमेशा अपने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करती हूँ। वो गप हाँकने लगी थी। कल गुलजान मुझसे कह रही थी, कोई अच्छा डिज़ाइन देखो तो मुझे ज़रूर बताना, इसकी आप ही की शादी होने वाली है ना, इसलिए मेरे ख्याल में उसे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। अगर तुम माइंड ना करो तो हम अभी ये शर्ट उसे दिखा सकते हैं। वो कैंटीन में है इस वक्त, चलें? उसने बहुत चापलूसी से उसकी तारीफ़ की थी। स्कीम कामयाब हो गई थी क्योंकि वो उसके साथ चल पड़ी थी। क्या था ये सब कुछ? उन दोनों के जाते ही वो उस पर आंखें निकालने लगी। कुछ भी नहीं भाई, हाथ देख रहा था मैं उसका, तुम खामखा बेचारी पर बिगड़ गई, उसने जानबूझकर उसे बेचारी कहा। बेचारी? लफ्ज़ बेचारी पर वो तिलमिला उठी थी। हाथ देखने के लिए हाथ पकड़ना ज़रूरी नहीं होता, उसने तड़कते हुए कहा था। ओह, तो असल जलन इस बात की है। मैं भी सोच रहा था ये तिलमिलाहट किस बात पर है। मुझे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हाथ पकड़कर लकीरें देखो या सर पर बिठाकर, मुझे इसकी परवाह नहीं है, समझे तुम? उसका मिजाज अभी तक बरहम था।
चल तो तुम रही हो, अब इकरार ना करो तो और बात है। अच्छा लाओ तुम्हारा हाथ देखूं। वो बहुत सुलझो अंदाज में उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। जी नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं दिखाना, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कम से कम मुझे इतना सुहाना मुस्तकबिल हरगिज़ नहीं दिखाएंगे। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। अच्छा अब नाराज़ तो मत हो। वो उसके फूले हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। मैं क्यों नाराज़ होंगी, वो भी मिस डिपार्टमेंट के लिए। वो मुस्कुरा दी। लेकिन आइंदा जब भी उसका हाथ देखना हो तो हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं। उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी थी। जी बेहतर, और कुछ? वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। बस अब तुम वो काम बताओ जिसके लिए तुम सुबह से बेचैन फिर रही हो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोई काम है? उसने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो बहुत सुकून से उसका चेहरा देखते हुए बोला था। बकवास मत करो, उसने अपनी झींप मिटाते हुए कहा। अच्छा ये देखो, ये उर्दू मज़मून निगारी मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। कल से इसे पढ़ते हुए मेरे सर में दर्द होने लगा है। वो बैग से किताब निकाल कर उसके सामने रखते हुए बोली। हर चीज़ उस वक्त तक मुश्किल होती है जब तक हमारा जहन यकसू ना हो। बहरहाल लाओ मैं समझा देता हूँ। वो किताब उसके हाथ से लेकर खोलते हुए बोला। वो पिछले 4 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा था। इतने अच्छे और सादा अल्फाज में समझाता था कि समझने वाले के जहन की गिरहें खुद ब खुद खुलती चली जाती थीं। अब भी ऐसा ही हुआ था। कल तक जो चीज़ उसे बहुत मुश्किल लग रही थी अब बहुत आसान और आम सी लग रही थी। अम्मा फैक्ट्री से आते ही चुपचाप चारपाई पर लेट गई थी। कोई गहरी सोच थी जो 24 घंटों के हर पल उनके साथ रहती थी। खाना लाऊं अम्मा? वो जो ट्यूशन के लिए आए बच्चों की साइज़ की कापियों का ढेर लगाए डायग्राम बना रही थी, सब कुछ वहीं छोड़ के उनके पास आई थी। नहीं, एक प्याली चाय बना दो, अम्मा ने बहुत थके थके लहजे में कहते हुए उसकी तरफ देखा था। तुमने आज फिर दरवाज़ा खुला रखा, कितना मना करती हूँ मैं तुम्हें। उसे किचन की तरफ जाते हुए पीछे से अम्मा की डांट सुनाई दी। ध्यान नहीं रहता अम्मा, बच्चे आते जाते रहते हैं तो फिर बार बार उठना पड़ता है। उसने किचन से ही अपनी कोताही की वजाहत करते हुए कहा था। उनसे कहो एक वक्त पे आया करें। और ये डायग्राम तुम क्यों बना के देती हो उन्हें, खुद क्यों नहीं बनाते? ये इम्तिहानों में क्या करेंगे? सारा बोझ अपने सर पे ले रखा है। सेहत पहले ही गिरती जा रही है तुम्हारी। मुझे ये नुकसान में लिपटा हुआ फ़ायदा नहीं चाहिए। अब उनके लहजे से तशवीश झांकने लगी थी। ये कोई तरीका है? इस तरह तो कोई भी अपनी जान नहीं मारता। उनके लहजे में छुपी तशवीश पर उसे अम्मा पर जी जान से प्यार आया था। अम्मा कुछ नहीं होता मुझे। वो चाय का कप सामने रखते हुए लाड से उनके गले में बाहें डालते हुए बोली थी। अल्लाह ना करे, अम्मा ने दहलते हुए सोचा था। दवा वक्त पर खाया करो, सबसे अहम अपना आप होना चाहिए, फिर कोई दूसरा काम। उन्होंने बहुत धीमे लहजे में उससे नज़रें चुराते हुए कहा था। वक्त पर ही खाती हूँ अम्मा, वो आहिस्ता से कहते हुए बच्चों की तरफ बढ़ गई। टीचर कल मेरा मैथ का टेस्ट है। 5 क्लास के एक बच्चे ने उसे देखते ही मुंह लटकाया। ओहो, तो इसमें इतना मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है? वो हंसते हुए बोली। लाओ किताब। वो बच्चे को सवाल समझाने लगी थी। बच्चा समझ नहीं पा रहा था। एक ही सवाल उसे 10 बार समझाना पड़ रहा था। मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी जब आपा वापस आईं और उसे अभी तक बच्चों को पढ़ाता देखकर वो नाराज़ होने लगी थी। मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है मरियम, तुम कब छुट्टी दोगी इनको? कल अली का टेस्ट है इसलिए आज देर हो गई। उसने ज़रा की ज़रा किताब से नज़रें उठाते हुए जवाब दिया और नमाज़ पढ़ने के बाद भी उसने बच्चों को छुट्टी नहीं दी थी। 7:30 बजे तक वो मुसलसल उनको पढ़ाती रही और फिर बच्चों के जाते ही दरवाज़ा बंद करके वो किचन में चली आई जहाँ आपा खाने की तैयारी कर रही थी। तुम्हारे ये तरीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उनकी नाराज़ी बददस्तूर कायम थी। आपा, उनकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं उनसे लापरवाही नहीं बरत सकती। मैं ये नहीं कहती तुम लापरवाह हो जाओ, जिम्मेदारी ज़रूर लो मगर इस हद तक नहीं। एक ही मशक 7 बार करवाई है तुमने अली को, जबकि वो अच्छी तरह उसे समझ में आ चुकी थी। वो उसे डपटते हुए बोली थी। बस या कुछ और? उनकी लंबी चौड़ी डांट के जवाब में उसने बहुत सुकून से पूछा। आपा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं कमरे में जा रही हूँ, खाना वहीं ले आएँ, वो बाहर निकलते हुए बोली थी। अंदर जाते ही वो अम्मा के पास उनकी चारपाई पे चढ़ के बैठ गई थी। अम्मा, जब मैं नौकरी करूँगी ना फिर आपकी नौकरी छुड़वा दूँगी। उसने खालिस बेटों वाला अंदाज़ अपनाया था। अच्छा ठीक है, अम्मा ने उसका दिल रखते हुए हंसकर कहा था। हाँ, जब मरियम को नौकरी मिल जाएगी ना तो फिर हम ये किराए का मकान छोड़कर बंगला खरीद लेंगे। क्यों अम्मा? आपा ने अंदर आते हुए मुस्कुराकर जवाब तलब नज़रों से अम्मा की तरफ देखा था। हर बात के 2 रुख होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर हमारी एक अच्छी सोच से हमें सुकून मिल सकता है तो क्या हर्ज है? फ़र्ज़ करो सोच लिया, इससे क्या होगा? फ़र्ज़ी सोच, फ़र्ज़ी सुकून, खुले लफ्ज़ों में बहलावा। आपा उसकी बात काटते हुए बोली थी। जो सारा दिन रोज़ी रोटी के लिए हाथ पांव मारते हों उन्हें बहलावे सुकून नहीं देते।
जिंदगी सोच के सहारे नहीं गुजारी जाती मरियम, आपा ने अम्मा के लिए प्लेट में सालन निकालते हुए कहा। हर अमल से पहले एक सोच होती है और हर सोच एक अमल को जन्म देती है। सोच जितनी अच्छी होगी अमल उतना ही बेहतर होगा। वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? बहुत सी अच्छी बातें। उसकी आंखें चमकने लगी थीं। मसलन, उन्होंने नवाला चबाते हुए पूछा, जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं अम्मा के लिए सुर्ख गलाफ वाला तख्त बनवाऊंगी जिस पर बैठकर अम्मा सारा दिन मुझे हुक्म दिया करेंगी, मरियम जूता लाओ, मरियम खाना लाओ। वो अम्मा के गले में बाहें डालकर हंसते हुए बोली। अम्मा ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। सिर्फ तुम्हें? अम्मा मुझे भी तो आवाज़ देंगी, आपा ने एहतजाज किया था। आपकी तो शादी हो जाएगी ना। क्यों, वो सुहाने दिन मैं क्यों नहीं देखूंगी? कभी कभी आ जाया कीजिएगा, उसने शहाना अंदाज में इजाज़त देते हुए कहा था। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर अम्मा किसे हुक्म दिया करेंगी? आपा ने एक नया पॉइंट निकाला। अम्मा और मैं हमेशा साथ रहेंगे। भाई मैं बीमार बंदा माँ के बगैर कैसे रह पाऊंगी? किसी दिन चुपके से मर जाऊं तो पता भी ना चले। उसने इंतहाई बुरा मजाक किया था। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ बर्तनों की आवाज़ थी जो आपा उठाकर बाहर ले जा रही थी। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। ईशा की नमाज़ पढ़े बगैर बिस्तर पे मत जाना, पढ़ते ही सो जाती हो। पता नहीं इस नमाज की इतनी सुस्ती क्यों है तुम्हें। 4 दीवारी बना के छत नहीं डाला तो दीवारों का फ़ायदा जब सर पर साहिबान ना हो। उठ के नमाज़ पढ़ो। अम्मा उसे बहुत हल्की आवाज़ में हदायत करते हुए उठी थीं। जी अम्मा, उसकी शर्मिंदगी में डूबी आवाज़ उभरी। पुनल, वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था जब भाभी ने अंदर आते हुए उसे पुकारा। जी, उसने बालों में ब्रश करते हुए पलट कर कहा। तुम आज यूनिवर्सिटी मत जाओ। क्यों? मैं चाह रही थी तुम आज इनके साथ हॉस्पिटल चले जाते। आज 9 तारीख है ना, चेकअप की तारीख दी थी डॉक्टर ने। वह पलंग पर पड़े उसके कपड़े उठाकर खूंटी पर लटकाते हुए बोली। मुझे याद है भाभी, शाम की अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। मैं डॉक्टर से इनके प्राइवेट क्लिनिक में दिखाना चाह रहा था। गवर्नमेंट अस्पतालों में तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते डॉक्टर्स, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक की फ़ीस आप क्यों परवाह करती हैं? मैं हूँ ना। वो उनके दोनों शानों पर अपने हाथ रखते हुए बोला। हाँ तुम ही तो हो। वो उसका चेहरा देखते हुए आहिस्तगी से बोली। भाई क्या कर रहे हैं? नाश्ता कर रहे हैं। चलो आओ तुम भी। वो बाहर निकलते निकलते भी उसके स्लीपर दरवाजे के पीछे रखते हुए बोली। वो उनकी निफासत पसंदी पर बेसाख्ता मुस्कुराया था। भाभी नाश्ता भाई के कमरे में ले आइएगा, वहीं बैठा हूँ मैं, उसने सहन में खड़े होकर कहा और भाई के कमरे में चला आया। अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने उनके पास बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे? उन्होंने उसके पुरसकून अंदाज को देखते हुए पूछा, वरना तो वो हमेशा बहुत उजलत में होता था। नहीं, आज छुट्टी का मूड है, एकेडमी भी नहीं जाऊँगा, उसने पाँव फैलाते हुए कहा। वो उसकी छुट्टी की वजह जानते थे मगर कह नहीं पाए। आप जाएंगे आज? उसने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, आज बहुत थकन हो रही है। यूँ भी मैं रिटायरमेंट का सोच रहा था, अगर कोशिश करके मुमकिन हो सके तो। मैं देखूँगा। वो उनकी अधूरी बात को अच्छी तरह समझ रहा था। भाभी पता नहीं क्या कर रही हैं, मैं देखता हूँ, वो बात बदलते हुए बोला। आ गई हूँ बाबा, आज किस बात की जल्दी है तुम्हें? आज घर में हो तो हर काम सुकून से करना होगा। हर वक्त की अफरा तफरी से थकते नहीं हो तुम। वो नाश्ते की ट्रे मेज़ पर रख के उसे डांटने लगी। और आप हर वक्त घर के काम करते हुए थकती नहीं, उसने ट्रे अपनी तरफ खिसकाई। बिल्कुल नहीं, इसी तरह मैं भी नहीं थकता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं थकने लगा हूँ, उनकी बहुत धीमी सी आवाज़ उभरी थी। ऐसा क्यों कहते हैं आप? वो उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। मैं तुम्हें बहुत खुशियाँ देना चाहता था। वो बगौर उसका चेहरा देख रहे थे। हम खुश हैं भाई, हम सब, उसने मोहब्बत से उनका हाथ चूमा था। नहीं, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था वो हो रहा है। मैं तुम दोनों को बहुत सी खुशियाँ देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया। तुम्हें ना, तुम्हारी माँ को। माँ कहते हो ना तुम इसे, हमेशा माँ कहते रहना। हो सकता है इसी तरह ही इस औरत की कोई एक ख्वाहिश पूरी होती हो। वो कह रहे थे और वो मुस्तकिल उनके हाथ सहला रहा था। भाभी चुपचाप उनके पायती बैठी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मरियम के कहे अल्फाज उसे अपनी ज़ुबान पर बहुत अजनबी महसूस हुए थे। जब तुम छोटे थे तो हर वक्त मेरे कंधों पर चढ़े रहते थे। मुझे जहाँ भी जाना होता तुम मेरे साथ होते। वो कुछ पल को खामोश हुए थे। माजी की कोई खूबसूरत याद आई थी कि उनके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट छा गई थी। जब पहली बार तुम्हारी भाभी के घर वाले मुझे देखने आए, उस दिन भी तुम मेरे कंधों पर बैठे रहे। अम्मा ने लाख डपटा लेकिन तुम नहीं हिले वहाँ से। कभी मेरे बाल बखेरते तो कभी कान में सरगोशियाँ करने लगते। सब हंसते रहे लेकिन तुम्हें एहसास ना हुआ। और जिस दिन मैं दुल्हा बना तुम शहबाला बने थे।
गले में हार डाले सारे बारातियों में शान से घूमते रहे। शौक का ये आलम कि घर वापस आके भी हार नहीं उतारे। खाला सफ़िया ने डांट कर उतरवाने चाहे, मगर तुम तो मरने मारने पर तुल गए। बीच सहन के एड़ियाँ रगड़ रगड़ के रोए तुम। खाला सफ़िया के वो बखिए उधेड़े तुमने कि वो तो कान पकड़कर तौबा तौबा करने लगीं। और अम्मा की तो हंसी ना रुकती थी तुम्हारी इस दीवानगी पर। तुम रोते जाते थे और अम्मा हंसती जाती। भाई की बातों पर उसने और भाभी ने बेसाख्ता कहकहा लगाया था। वाकई ऐसे किया था मैंने, फिर मुझे चुप किसने करवाया? उसने झींपे हुए अंदाज में पूछा। तुम्हें कौन चुप करवा सकता था भाई? अम्मा ने खाला से कहा, हार वापस लाके इसे पहना दो। खाला ने ऐसे ही किया। हार गले में पहनते ही तुम्हारा बाजा बंद हो गया और ये तरकीब कामयाब रही। अब की दफ़ा भाभी ने हंसते हुए बताया। आपको कैसे पता इस बात का? मुझे वहीं सहन में ही तो लाकर बिठाया गया था। सारा मैंने अपनी आंखों से देखा था। बचपन में भी कितना अहमक होता है इंसान, वो खिसियाते हुए बोला। अम्मा बहुत चाहती थी तुम्हें, बहुत प्यार करती थी तुमसे। वो प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोले। भाभी भी अम्मा का दूसरा रूप बन चुकी हैं। चलते फिरते उठते बैठते मुझे तो अम्मा ही का अक्स नज़र आता है इनमें। उसने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। आज बहुत दिन बाद वो खुलकर बातें कर रहे थे और वो अपने अंदर से खुशी फूटती महसूस कर रहा था। अमीर आदमी की ज़ुबान धात की बनी होती है। वो जो लफ्ज़ भी बोलते हैं वो सोना बनकर निकलता है। उसकी हर बात मोतियों के बराबर होती है। उसका हर लफ्ज़ मोती, उसकी हर सोच मोती। और गरीब की ज़ुबान मिट्टी की ज़ुबान होती है। वो जो लफ्ज़ भी बोलता है वो मिट्टी बनकर निकलता है, लेकिन वो मिट्टी के खौफ से बोलना तो नहीं छोड़ेगा। उसके ख्वाब मिट्टी बनते रहेंगे, लेकिन वो ख्वाब देखता रहेगा। गरीब इंसान तो सरासर गलत है। बहुत हस्बे हाल सा एक शेर है। ज़िंदगी कुछ इस तरह से गुजरी दानिश, जैसे बाज़ार से नादार गुजर जाता है। कभी ऐसी बेबसी महसूस की है तुमने? तुम बाज़ार जाओ, बहुत कुछ लेना चाहो, लेकिन खाली हाथ वापस आओ। बाज़ार में दुनिया की हर चीज़ सजी हो, उसे ख़रीदने की तुम्हारी ख्वाहिश भी शदीद हो, लेकिन उस ख्वाहिश से कई गुना शदीद ये अज़ियत होती है कि आप उसे ख़रीद नहीं सकते। खाली जेब की अज़ियत भड़कती हुई आग है जो आपको जला के राख कर देती है। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया था। उसे कोई ऐसी ख्वाहिश करनी ही नहीं चाहिए जो उसकी दस्तरस से बाहर हो। मरियम ने सर झुकाए घास पर हाथ फेरते हुए आहिस्तगी से कहा था। इंसान की ख्वाहिश उसकी दस्तरस में नहीं होती। उसने बहुत चुभती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा था। वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। मरियम खामोशी से अपनी किताबें समेट कर खड़ी हो गई थी। ओके, मैं चलती हूँ। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए आगे बढ़ गई। कभी महसूस होता है उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है, और कभी ऐसा लगता है मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ ही नहीं। उसकी ज़िंदगी में सबसे पहले पैसा है, बाद में मैं। क्लासरूम में पहुँचने तक, पीरियड शुरू होने के बाद तक वो उसकी बातों पर सोचती रही थी। बीच सड़क पे आके बाइक रुक गई। उसने कोफ्त से नीचे उतरते हुए टैंकी चेक की। बाइक में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और इस वक्त उसकी जेब में सिर्फ 15 रुपये थे। 15 रुपये का पेट्रोल 1.5 घंटे का साथ नहीं दे सकता था। उसकी कोफ्त झंझलाहट में बदलने लगी। वो बाइक को घसीटकर नज़दीकी पेट्रोल पंप तक लाया और वहाँ के मालिक से बात करके बाइक वहीं खड़ी करने के बाद वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। आधे घंटे बाद बस कचहरी रोड पर रुकी। वो छलांग लगाते हुए नीचे उतरा। कचहरी में इस वक्त खासा रश था। वो सीधा क्लर्क ऑफिस गया था। कमरे में दाखिल होते ही एक पल को तो वो चकरा सा गया था। यूनिवर्सिटी से सीधा वो यहीं आया था और अब भूख और प्यास से बुरा हाल था। अपने औसान बहाल करने के लिए वो दरवाजे के पास पड़ी हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया था और नज़रें कमरे का तवाफ़ कर रही थीं। जैसी कुर्सी पर वो बैठा था बिल्कुल वैसी ही 2 और कुर्सियां भी दाएं दीवार के साथ रखी थीं। 2 फटे हुए फोम की कुर्सियों के सामने मटियाला सब्ज़ रंग गलाफ वाली लकड़ी की मेज़ और उसके ऊपर पड़े हुए लातादाद बिखरे हुए कागजात, और मेज़ की पिछली दीवार पर लगी हुई कायद-ए-आज़म की तस्वीर, जिस पर जमी हुई मिट्टी की दबीज तह इतने फासले से भी वाज़ेह नज़र आ रही थी। उसे जाने क्या सूझी थी। वो एक पल में उठा और उस तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसे नीचे उतारकर अपनी जेब से रुमाल निकाला और तस्वीर के फ्रेम को साफ़ करने लगा था। ऑफिस में बैठे हुए 2 क्लर्क हजरात ने बहुत हैरानी से उसकी इस अमल को देखा था। वो तस्वीर की गर्द झाड़कर कुर्सी पर आकर दोबारा बैठ गया। मुझे वजदान कहते हैं, मैं एकान अहमद का भाई हूँ। उसने उनकी हैरत दूर करने के लिए अपनी जगह से उठकर उन दोनों से हाथ मिलाया। आप उन्हीं के भाई हो सकते थे, उनमें से एक क्लर्क ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तस्वीर सिर्फ वो ही साफ़ किया करते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर आप दोनों भाइयों की आदतें मिलती हैं। उसने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। बात आदत की नहीं, मोहब्बत की है। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों को लाजवाब किया था। कैसी तबीयत है बेकान साहब की? उनमें से एक क्लर्क ने कागज़ों का पलंदा समेटते हुए पूछा। ठीक है, वो फ़कत इतना ही कह पाया था। जी, हमारे लायक कोई खिदमत?
اس نے بہت پروفیشنل انداز میں پوچھا تھا۔ ایکان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی تو ہم نے ہی انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ اب وہ آرام کریں۔ جی، اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ وہ بیمار رہتے ہیں، ڈیوٹی دے نہیں سکتے۔ اب یہی سوچا ہے کہ اگر ریٹائرمنٹ لے لی جائے، کیونکہ اب ان کی صحت کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے جھمیلے بہت ہوتے ہیں اور پھر گریجویٹی کا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ جی میں جانتا ہوں، میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنے ہی آیا تھا کہ کیا کرنا ہوگا۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک حل اور بھی ہے، دوسرے کلرک نے پیپر ویٹ سے کھیلتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ میں ابھی کافی سال ہیں، گریجویٹی تو یوں بھی مشکل ہوگی۔ کورٹ کچہریوں کے چکر میں جتنا آپ سرکار پر لگا دے اتنا تو وہ آپ کو دے گی بھی نہیں۔ ہاں، آدھی تنخواہ پر بات ٹھہر سکتی ہے، چونکہ وہ بیمار ہیں اور پھر قانونی طور پر یہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ اتنی تنخواہ گورنمنٹ سے انہیں گھر بیٹھے بھی مل سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جہاں تک گریجویٹی کی بات ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد ہی مل سکتی ہے۔ وہ ان کی بات پر ہولے ہولے سر ہلا رہا تھا۔ اوکے سر، مجھے اجازت ہے۔ وہ ایک پل میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں سے ہاتھ ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ موسم صبح سے ابر آلود تھا۔ ہلکی ہلکی کنمن اور ٹھنڈی ہواؤں نے اس حبسدہ موسم کو خوشگوار اور دلکش بنا دیا تھا۔ سارا ڈپارٹمنٹ باہر گراؤنڈ میں جمع تھا۔ ساون کی پہلی بارش طالب علموں کے لیے جنت سے کم نہیں تھی، کم ہوتی بھی نہیں، لیکن مریم نے صبح سے ایک بار بھی قدم کلاس روم سے باہر نہیں نکالا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ آمنہ نے قہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھاڑ دو، اس نے بہت سکون سے جواب دیا تھا۔ آخر باہر نکلنے میں حرج کیا ہے؟ تم پر پتہ نہیں اتنی مردہ دلی کیوں چھائی ہے؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں اڑ کے باہر پہنچوں۔ وہ بچوں کی طرح پرجوش ہو رہی تھی۔ فضول خواہش نہیں کرتے، تم لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اڑ نہیں سکتی، پھر خواہش کرنے سے فائدہ؟ مریم نے مسکرا کر گویا نمک چھڑکا تھا۔ وہ مس ڈپارٹمنٹ باہر وجدان کے ساتھ بیٹھی ہے اور دونوں بارش میں بھیگ بھی رہے ہیں۔ آمنہ نے اپنی طرف سے اسے تیش دلایا تھا۔ بھیگنے دو، اس کا سکون قابل دید تھا۔ ہاں بھیگنے دو۔ اگر ساون میں بھیگتے بھیگتے وہ دونوں پیار کی بارش میں بھیگنے لگے تو پھر سر پکڑ کر روتی رہنا۔ اس نے اپنی طرف سے مستقبل کا نہایت خوفناک نقشہ کھینچا تھا، مگر دوسری طرف ذرہ برابر پرواہ نہیں تھی۔ دل پشوری انسان کا پیدائشی حق ہے، آج جی بھر کے خوش ہونے تو میرے محبوب کو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے دل پشوری کرنی ہے تو صرف تمہارے ساتھ کرے، کسی اور کے ساتھ کرے گا تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ کیوں بھڑک رہی ہو اتنا؟ وہ میرے ساتھ دل لگا کے پچھتا رہا ہے، کسی دوسری کے ساتھ یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ! محبوب باہر رنگ رنگیلی تتلیوں کے بسنتی ملبوس دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے، اور تنہا کمرے میں بیٹھی محبوبہ کا اعتماد دیکھیے، آمنہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے انداز میں ہنستے ہوئے بولی تھی۔ بننے کی کوشش مت کرو، ڈو ناٹ ٹرائی ٹو پوز، وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بابا، تم جیتی میں ہاری، اب خوش؟ وہ ہاتھ جوڑ کے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں ہرا کر خوش نہیں ہو سکتی، اس نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور میں کیسے جیتوں گی؟ تم باہر آؤ، اپنی جیت کا احساس تمہیں خود ہو جائے گا، اس نے معنی خیز لہجہ اپناتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، ہم بھی دیکھتے ہیں اپنی جیت کا مزہ، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ باہر ابھی تک بوندا باندی جاری تھی۔ دروازے سے باہر نکلتے نکلتے وہ دوبارہ رک گئی۔ بارش ہو رہی ہے آمنہ، اسے اپنی طرف گھورتے پا کر وہ منمنائی تھی۔ تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر باہر نکلتے ہوئے بولی تھی۔ گراؤنڈ میں کیچڑ ہو رہی تھی، مگر پرواہ کس کو تھی؟ کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھاس پر ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ فرینڈ شپ روڈ تک پہنچتے پہنچتے وہ دونوں اچھی خاصی بھیگ چکی تھیں۔ غلطی کی ہے ہم لوگوں نے، ہمیں باہر نہیں آنا چاہیے تھا، مریم نے اپنا دوپٹہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ غلطی پر پچھتانا بے وقوفی ہوتی ہے، آمنہ نے کلستے ہوئے کہا۔ وہ دیکھو وہاں، آمنہ نے چلتے چلتے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اسے کچھ دکھایا تھا۔ کہاں؟ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہاں لائبریری کی سیڑھیوں پر وجدان اور اجمل کا گروپ بیٹھا ہے۔ اگر وجدان تمہیں دیکھ کر تمہاری طرف آ گیا تو سمجھو جیت تمہاری، اگر وہ مجھے دیکھ لینے کے باوجود میری طرف نہ آیا تو، اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ لیکن تمہیں تو اپنے پیار پر بہت اعتماد ہے، وہ اس کے خدشے پر حیران ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اعتماد تو ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے پلوں سے بندھا رہے۔ دیکھو نا، اپنے بھی ہزار کام ہوتے ہیں انسان کو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہ باہر نکلتے ہی تمہارے نظریات کیوں بدلنے لگے؟ آمنہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم بھی تو سیدھا سیدھا چیلنج پر اتر آئی ہو، وہ اس کی کمر پر دھپ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اب یہاں سے نکلو جلدی، کم از کم سامنے برآمدے تک تو پہنچو، بارش تیز ہونے لگی ہے، وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔
اب 1 منٹ کے لیے نہیں رکنا، تیز تیز چلو۔ آمنہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر خود کو اور اسے تقریباً دوڑانے لگی تھی، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑے بارش سے بچنے کے لیے اسی رفتار سے دوڑتی رہی۔ تیز دوڑنے کی وجہ تھی یہ مسلسل برستی بارش۔ اسی پل اس کا سانس اکھڑا تھا۔ آمنہ کے ہاتھ میں تھمے اس کے ہاتھ کی گرفت یکلخت ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی بے جان گرفت کو محسوس کرتے ہوئے ہی آمنہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو خطرناک حد تک زرد پڑتے چہرے کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ مریم! اس کی کانپتی ہوئی آواز ابھری، لیکن مریم اپنے سینے کو مسلتے ہوئے زمین پر گر چکی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے بمشکل سانس بند ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ اس قدر غیر متوقع خوفناک صورتحال تھی کہ آمنہ کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے خوف سے پھٹی ہوئی آواز میں سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پکارا تھا، وجدان، وجدان! وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہی تھی۔ کئی لڑکے اور لڑکیوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور مدد کے لیے بھاگے تھے۔ پاکستان کے امیر عوام پر بحث کرتے ہوئے اس کے کانوں میں اپنے نام کی پکار گونجی تھی۔ اس نے یکدم پیچھے دیکھا تھا اور پھر جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ گراؤنڈ کے بیچوں بیچ آمنہ نہایت خوفزدہ حالت میں کھڑی تھی، اور اس کے قریب مریم اس برستی بارش میں ٹھنڈی گھاس پر بالکل چت پڑی تھی۔ آس پاس لوگوں کا بڑھتا ہوا ہجوم۔ وہ ایک لمحے میں اس خوفناک سچویشن کو سمجھ گیا تھا۔ اپنے ارد گرد دیکھے بغیر وہ پاگلوں کی طرح اس طرف دوڑا تھا۔ وجدان! مریم! وہ اسے دیکھتے ہی بلکنے لگی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بمشکل کہہ پایا تھا۔ مریم! اس نے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے پکارا تھا، جس کی رنگت سانس کھینچنے کی کوشش میں نیلی پڑ چکی تھی۔ مریم! اس نے اس بار اس کا گال تھپتھپایا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور مسلسل اپنے دونوں پاؤں زمین پر مار رہی تھی۔ وجدان! میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم مریم کو لے کر فوراً باہر آؤ۔ اجمل نے 1 سیکنڈ میں صورتحال کو بھانپ لیا تھا۔ ہاں، میں لا رہا ہوں۔ آمنہ، تم کلاس روم سے اس کا بیگ لے کر آؤ۔ اس نے مریم کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ نے کلاس روم کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گراؤنڈ پار کر چکا تھا جب آمنہ بیگ لے کر پہنچی تھی۔ کھولو اسے، اسے آتے دیکھ کر وہ تیزی سے بولا۔ آمنہ نے 1 سیکنڈ میں سارا بیگ الٹ دیا۔ کتابیں، پیپرز اور پین کے علاوہ اور کوئی چوتھی چیز بیگ سے نہیں نکلی تھی۔ کیا مریم انہیلر ساتھ نہیں لاتی؟ اس نے بیگ سے نکلی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کبھی کبھار لاتی ہے، وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ او مائی گاڈ! وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا۔ آمنہ بھی چیزیں واپس بیگ میں ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ ان لوگوں کے باہر آنے تک اجمل گاڑی پارکنگ سے نکالنے کے بعد سٹارٹ کر چکا تھا۔ مریم کو پچھلی سیٹ پر لٹانے کے بعد وہ تیزی سے فرنٹ سیٹ پر اجمل کے برابر آ کر بیٹھا۔ آمنہ کے پیچھے آ کر بیٹھتے ہی گاڑی تیزی سے باہر روڈ پر نکلی تھی۔ ہاسپٹل یا کلینک؟ اجمل نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاسپٹل، اس نے فکر مندی سے پچھلی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اجمل نے گاڑی ہاسپٹل روڈ کی طرف موڑ دی تھی۔ مریم، تم ٹھیک ہو نا؟ آمنہ اس پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ہاں، اس کی ہلکی سی آواز وجدان کے کانوں میں اتری تھی۔ اس کا سانس ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہا تھا۔ آمنہ کی گود میں رکھے ہوئے اپنے سر کو وہ مسلسل دائیں بائیں مار رہی تھی۔ آمنہ اپنے بہتے آنسوؤں کے درمیان بار بار اپنی گود میں رکھی اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ کلینک کے سامنے گاڑی روکتے ہی وہ دونوں تیزی سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے فوراً بعد اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے سانس بحال کرنے کے لیے انہیلر لگا دیا تھا۔ سانس کی رفتار چیک کرتے ہوئے ڈاکٹر نے سر اٹھا کر ان تینوں کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ انہوں نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ان تینوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وجدان نے بیڈ پر پڑے اس کے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ انہیلر لگا دیا ہے، اب طبیعت سنبھل جائے گی۔ دمہ کے مریض کو ہر لمحہ انہیلر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ لاپرواہی میں اپنی ہی جان کا نقصان ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک پڑھا لکھا انسان اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے۔ ایسے مریض کا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سانس اکھڑ سکتا ہے۔ نرس انجیکشن لگانے کے لیے آئی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کی طرف گئے۔ وہ بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے ان کے پیچھے گیا۔ بازو میں سوئی چبھنے سے وہ ذرا سا کسمسائی تھی۔ انجیکشن سخت تھا۔ اس کے بازو پر اس جگہ ہلکا سا نیلا نشان بن گیا تھا۔ وہ بغور اس نشان کو دیکھنے لگا۔ اب ہم انہیں گھر لے جا سکتے ہیں؟ اجمل نے پوچھا۔ جی ہاں، اب یہ بہتر ہے، آپ لوگ گھر لے جا سکتے ہیں انہیں، ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو، جواباً وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھا۔ وہ دونوں بیڈ کے پاس کھڑے اس سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ تھینک گاڈ، آج تو مروا دیا تھا تم نے ہمیں۔ اجمل نے اسے صحیح حالت میں دیکھتے ہی سکون کا سانس لیا۔ ایک تو مجھے لگا کہ بس اب کہانی ختم، مریم بی بی تو خدا حافظ کہہ گئی ہمیں۔ اس کی بات پر وہ ذرا سا مسکرائی تھی، جبکہ وجدان نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ اور کل کوئی ضرورت نہیں یونیورسٹی آنے کی، کچھ دن ریسٹ کرو، اور دوا وقت پر کیوں نہیں کھاتی ہو تم؟ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ سب لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔
और इनहेलर साथ क्यों नहीं लाती हो तुम? इस कदर गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है तुमने, जी चाह रहा है एक थप्पड़ लगाऊं तुम्हें। उसे सही हालत में देखकर गुस्सा दिखाने को जी चाहने लगा था। वक्त पर ही खाती हूँ, उसकी इतनी लंबी बात के जवाब में उसने सर झुकाते हुए कहा। अगर वक्त पर खाती तो ये हाल होता? आमना की भी जान में जान आई थी। चलो आओ, मुझे मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ भी लेनी हैं। तुम लोग निकलो, अजमल आओ। वो अजमल की तरफ पलटते हुए बोला। अपनी बीमारी के बारे में बात करना उसे कभी भी पसंद नहीं रहा था और वजदान से अपनी बीमारी डिस्कस करना उसे सख्त ऑकवर्ड लग रहा था। उससे कुछ छुपा हुआ तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ इस मसले पर कभी बात नहीं करती थी। अब भी वो इस बात को ख़त्म करना चाह रही थी। एड्रेस बता दो घर का, अजमल ने गाड़ी में बैठते ही पूछा था। उसने आहिस्ता से बताते हुए सीट की बैक से टेक लगाई थी। वजदान ने उसके लहजे की कमज़ोरी को महसूस किया और फिर इस बारे में मज़ीद कुछ भी ना पूछने का इरादा करते हुए बाहर सड़क पर नज़रें जमा दी। हाथ साथे जहाँ के हाथों हम किस कदर टूट टूट बिखरे हैं, अब तो अक्सर गुमान होता है हम ज़मीं पर बशर नहीं बल्कि आसमान की चट्टान के नीचे पिसने वाले नहीफ बोने हैं, हम तो तकदीर के खिलौने हैं। उसने कचहरी से भाई की तनख्वाह के 1500 रुपये लाकर भाभी के हाथ पर रख दिए थे। उन्होंने सवालिया नज़रों से पहले हथेली पर रखे रुपयों और फिर उसे देखा। तनख्वाह है भाई की, बहुत मुख्तसर जवाब था। तुम लाए हो? जी आज यकम है और जब तक भाई की रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी नहीं हो जाती ये आधी तनख्वाह इस घर में आती रहेगी। उसने कूलर में से पानी का ग्लास भरकर मुंह से लगाया और एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। तुम्हें कितनी बार समझाया है, एक ही सांस में पानी मत पिया करो, सांस अटकने लगती है। भाभी ने उसे टोका था। जी बेहतर, उसने अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी बात पर उसका ध्यान किसी की सांसों में अटकने लगा। आज कितने दिन हो गए वो नहीं आई, पता नहीं कैसी होगी। आमना आज बता रही थी कि अब वो ठीक है, लेकिन अभी नकाहत की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। कितना दिल चाह रहा है उसे देखने, उससे मिलने को, उससे बात करने को। अब जब वो आएगी तो मैं उससे कहूँगा कि मैं अली वजदान उससे मोहब्बत करता हूँ, बेतहाशा मोहब्बत, और ये भी कि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आमना खुश रहती है और जैसे नताशा बकौल मरियम के मिस डिपार्टमेंट। वो अपनी सोच पर खुद ही हंसा और यूं ही हंसते हुए उसने उस छोटे से बावर्ची खाने पर चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी और चूल्हे के सामने पड़ी हुई पीढ़ी पर अचानक मरियम आकर बैठ गई थी। वो अपनी दीवानगी पर बहुत हैरान हुआ था। पुनल, भाभी ने अचानक अंदर आकर पुकारा तो वह चौंक कर पलटा। जी अम्मा। क्या बात है, भूख लग रही है? उसकी किचन में मौजूदगी से वो यही समझी थी। हाँ नहीं, यूं ही प्यास लग रही थी, अब तो प्यास भी नहीं है। वो सामने पड़ी पीढ़ी पर नज़रें जमाते हुए बोला था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? भाभी ने मशकूक नज़रों से उसकी तरफ देखा। बिल्कुल परफेक्ट, वो बशाशत से मुस्कुराया। तो ये मुसलसल पीढ़ी की तरफ क्या देख रहे हो? वो कुरेद रही थी। नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था कि आज घर में खामोशी बहुत है, उसने गर्दन खुजाते हुए कहा। ये खामोशी तो हमेशा से है, वो अभी तक मशकूक थी। क्या ख्याल है क्यों न इस खामोशी को तोड़ दिया जाए? किसी ख्याल के आते ही वो शरारत से मुस्कुराई। किस तरह? वो हैरान हुआ। तुम्हारी शादी करके? क्या मेरी शादी? लेकिन मेरा तो अभी 6-7 साल तक ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? किसका दिमाग ख़राब है? भाई ने कमरे से निकलते हुए पूछा। पुनल का और किसका? भाभी ने पलटकर उनकी तरफ देखते हुए कहा। सुन रहे हैं क्या कह रहा है? कहता है 6-7 साल तक शादी नहीं करूँगा। वो तो यूँ खफा हो रही थी जैसे बारात तैयार खड़ी हो। वो जो कहता है कहने दो, तुम अपने दिल की करो। भाई ने उनकी हिम्मत बंधाई। अपने दिल की फ़िक्र है सबको, मेरे दिल की कोई फ़िक्र नहीं, वो मुँह फुलाकर बोला। तुम्हारे दिल की फ़िक्र ही तो कर रहे हैं। भाभी ने मुस्कुराते हुए शौहर की तरफ देखा। मेरे दिल की फ़िक्र? वो गड़बड़ा गया था। हाँ तुम्हें जो ये हर वक्त घर की खामोशी सताने लगी है तो हमने सोचा। जी नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। उसने खिसियाते हुए उनकी बात काटी और कमरे से गाँव तकिया लाकर भाई की कमर के पीछे रखते हुए खुद भी उनके साथ चारपाई पर बैठ गया। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, कुछ बनना है। सबसे पहले तो अपना एक खूबसूरत सा घर बनाना है जिसे अम्मा अपनी मर्ज़ी से सजाएंगी, जिसकी एक एक दीवार मेरी अम्मा की मलकियत होगी और जिसकी दीवारों की सफ़ेदी झड़ने से मालिक मकान का खौफ नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर मुझे अपनी एक ज़ाती अकेडमी बनानी है जिसके माथे पर एक आन अकेडमी का बोर्ड होगा। वो अपने ख्वाबों को ज़ुबान दे रहा था और भाई बगौर उसका चेहरा देख रहे थे। घर अपनी अम्मा के लिए बनवाओगे, अकेडमी मेरे नाम पर रखोगे, अपने लिए क्या करोगे? मैं दुनिया का हर काम आप दोनों के लिए करना चाहता हूँ। किसी जज्बे की लौ उसकी आंखों में दमकने लगी थी। देख रहे हैं इसे? भाभी ने शिकायती अंदाज में शौहर की तरफ देखते हुए कहा। देख रहा हूँ, कितना बड़ा हो गया है ना पुन्नल।
ہماری آنکھوں کے خواب اب اس کی آنکھوں میں سجنے لگے ہیں۔ وہ تعبیر جو ہمیں نہیں مل سکی، وہ تعبیر خواہش بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگی ہے۔ جب تک اس کی خواہش مجسم تعبیر نہیں بن جاتی، اسے راستے میں مت روکنا۔ آدھے راستے میں رکا ہوا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور میں اسے ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسا انسان جو حسرت کے لفظ سے بھی نہ آشنا ہو۔ یہ میری زندگی کی واحد خواہش ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے ان کی آنکھیں کسی دیے کی طرح روشن ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک بہت خاموش نظر بھائی کے چہرے پر ڈالی اور اپنی خواہشوں کے ڈھیر کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور کل انشاءاللہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔